हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जमानती कैसे बना जाता है, जमानती की क्या क्या जिम्मेदारियां होती है और अगर किसी वजह से किसी सिचुएशन से जमानती मुलजिम को कोर्ट में पेश नहीं कर पाता है तो उस पर जमानती पर क्या जुर्माना होता है, उस पर क्या सज़ा का प्रावधान होती है, उसे क्या सज़ा होती है। इन सारी बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में हम यहाँ पे जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक जमानती बनते ही जमानती पर क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट गौरव सैनी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडवोकेट गौरव में। गाइस, ये तो हम सभी जानते हैं और समझते भी हैं कि किसी चीज़ की हमें अगर नॉलेज है तो वो हमारे कभी काम ही आती है, और अगर हमें उसकी नॉलेज नहीं है तो वो उसका हो सकता है हमें कभी कभी खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे ये जानेंगे अगर हम किसी की ज़मानत देने जा रहे हैं। ज़मानत मेनली जैसे हम सपोज़ हमारे किसी फ्रेंड को, कोई रिलेटिव को, किसी जानकार को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उसको ज़मानत दिलानी है, तो सपोज़ अगर हम उसकी ज़मानत देने जा रहे हैं तो ज़मानती बनने से पहले उसकी ज़मानत कराने से पहले हम आज के इस वीडियो में यहाँ ये जान लेते हैं कि हमारे ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियाँ आ जाती है कि जब अगर हम उसकी ज़मानत करवा रहे हैं तो उससे पहले हमारे ऊपर भी क्या क्या जिम्मेदारियाँ आ जाती है कि जिन जिम्मेदारियों को हमें फॉलोअप करना होता है। शुरुआत करते हैं ज़मानत देने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट्स बातें जो आज के इस वीडियो में हम जानते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, फौजदारी मुकदमे जिसको हम सिविल मामले में भी कहते हैं, सिविल मामलों में जब आरोपी को अदालत से जब जमानत मिलती है तो आमतौर पर उससे कहा जाता है कि वह व्यक्तिगत मुचलके के साथ साथ खुद के मुचलके के साथ साथ उतनी ही रकम उतनी ही राशि का एक जमानती भी कोर्ट में पेश करे। तो वो किसी एक अपने रिश्तेदार, अपने रिलेटिव, दोस्त को, जानकार को जमानती के तौर पर कोर्ट में पेश करता है। जो भी जमानती बनता है उसकी जिम्मेदारियां काफ़ी बढ़ जाती है। जमानती की जिम्मेदारी सिर्फ बेल बॉन्ड भरने तक ही नहीं होती फ्रेंड्स, इसमें बताऊँ, बल्कि उसकी जिम्मेदारी होती है कि जमानत पर छूटने के बाद आरोपी अगर अदालत में पेश नहीं होता है तो वो उसे अदालत में पेश करे। वहीं अगर हम बात करें क्रिमिनल केसेस की, तो उस क्रिमिनल केसेस के अंदर दांडिंग मामलों में किसी आरोपी को जमानत देने के साथ साथ अदालत ये शर्त लगाती है कि वो खुद के बॉन्ड के अलावा जमानती भी पेश करे। तो इस दौरान आरोपी की तरफ से अदालत में जमानतनामा पेश किया जाता है। उस जमानतनामे में आरोपी की पूरी डिटेल भरी जाती है, साथ ही साथ जमानत की राशि की डिटेल भी होती है। बाकी के हिस्से में उसके जमानती की डिटेल होती है, जैसे जमानती का नाम, पता, किसका जमानती बना है, राशि, उसका कितने की जमानत कोर्ट ने ली है, ये सब आदि सभी उसमें भरा होता है। जमानती को इसके साथ साथ एक हलफनामा भी देना होता है जिसमें उसे बताना होगा कि वह आरोपी को कैसे जानता है, रिश्तेदार है या दोस्त है तो वह कैसे जानता है, दोस्त है तो कैसे है, ये सब। साथ ही जमानती को हलफनामे में खुद की पूरी डिटेल भी देनी होती है और ये भी बताना होता है कि वह आरोपी को अदालत के सामने पेश भी कर सकता है। साथ ही साथ जितनी जमानत राशि का ऑर्डर होता है उतनी राशि का प्रॉपर्टी का पेपर या फिक्स डिपॉजिट, एफडी जिसको बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट या पे स्लिप वगैरह जमा करानी पड़ती है। इसके बाद बेल बॉन्ड एक्सेप्ट कर आरोपी जेल से छूट जाता है। और जैसे ही फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं आरोपी जेल से छूटता है, वैसे ही जमानती की असली जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। जैसे अगर अदालत के द्वारा तय की गई तारीख पेशी पर आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हो रहा होता है तो अदालत उस जमानती को नोटिस जारी करती है जिसने बेल बॉन्ड भरा है। जमानती को अदालत मौका देती है कि वो आरोपी को अगली तारीख तक अदालत में पेश करे, और अगर जमानती आरोपी को अदालत में अगली तारीख तक पेश करने में असमर्थ होता है या नहीं कर पाता है, तब अदालत जमानती के द्वारा दी गई जमानत के टाइम पे, जैसे फिक्स डिपॉजिट या अपनी प्रॉपर्टी के पेपर या पे स्लिप के आधार पर जमानत की राशि जो भी वो जमा कराता है वो अदालत द्वारा जब्त कर ली जाती है। और अगर जमानत की राशि जब्त नहीं की जाती है तो कोर्ट जमानती को कारण बताओ का एक नोटिस जारी करता है। फिर भी रिकवरी नहीं होती, जमानती को सिविल इम्प्रिजनमेंट में भेजा जाता है। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँ, सीआरपीसी सेक्शन 446 यानी सीआरपीसी के धारा 446 के तहत ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के सिविल इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान है। एक बार जमानत की राशि जब्त होने के बाद आरोपी की जमानत रद्द हो जाती है और उसके नाम गैर जमानती वारंट जारी हो जाता है, और तब भी अगर वो पेश नहीं होता है तो उसे भगोड़ा घोषित कर फिर से कार्रवाई शुरू की जाती है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखें, जब भी यदि आपके द्वारा या आपके किसी रिलेटिव के द्वारा किसी की ज़मानत दी जा रही तो ये ध्यान रखें कि आरोपी आपके कंट्रोल में होना चाहिए। यदि कंट्रोल में नहीं है तो जमानत की राशि जब्त हो जाती है और साथ में सज़ा भी हो सकती है। और अगर जमानती किसी तरह से फर्जी पाया जाता है
तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, हमेशा यदि आप किसी का जमानती बन रहे हैं तो इन बातों का स्पेशली ध्यान रखें। मेनली आपका आरोपी पर कंट्रोल होना चाहिए ताकि आप उसे समय पर अदालत में उसको आप पेश कर सके। यदि कंट्रोल नहीं है तो ऐसी रिस्क ना लें, क्योंकि इससे आपकी जमानत की राशि जब्त हो सकती है। साथ ही साथ आपको 6 महीने तक की जेल की सज़ा भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। इसमें हमने जाना किसी की जमानती बनने से पहले, मतलब किसी की जमानत देने से पहले जमानती पर क्या क्या जिम्मेदारियां आ जाती हैं। आशा करता हूं आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ में। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और यदि आप मुझसे इससे रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हो, नीचे लिखे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें। मुझे खुशी होगी कि मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद फ्रेंड्स।